Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम अपनी GC लियोन ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है द वार्म टेम्परेचर्स एंड द वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। वेस्टर्न मार्जिन मतलब मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे वर्ल्ड के कौन कौन से हिस्सों में जो है वो ऐसे टेम्परेचर्स मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले जानेंगे कहाँ कहाँ है। तो देखिए वार्म टेम्परेचर जो वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है ये आपको कुछ एरियाज में ही मिलती है पूरे वर्ल्ड के, है ना। कुछ ही पार्ट होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि हर जगह पे ये नहीं है। यहाँ पे कुछ एरियाज ही ऐसे हैं। अब मेडिटेरियन बेसिन के आसपास इसलिए है क्योंकि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो मेडिटेरियन सी के तो आसपास होगी। और ऐसे थोड़े बहुत ही एरिया हैं जहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये पूरी तरीके से आपको वेस्टर्न पोर्शन में मिलेगी कॉन्टिनेंट के, 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ में यहाँ पे मिलेगी इक्वेटर के। ये जैसे कि आप देख सकते हैं वेस्ट साइड पे ही यहाँ पे हर जगह पे ये अवेलेबल है। जो एरिया है इसके आसपास का, ये मेडिटेरियन सी के आसपास का एरिया पूरी तरह से इसने लिया हुआ है। और ये विंटर रेन क्लाइमेट है यहाँ पे, इसकी वजह से ज्यादातर पॉपुलर नेम इसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी बोलते हैं। और आपकी सेंट्रल चील में इस जगह पे आप देखिए, यहाँ पे मैप में आप देखिए, यहाँ पे भी देखने को मिलती है। कुछ दूसरे मेडिटेरेनियन रीजन में आपका कैलिफोर्निया भी आता है। कैलिफोर्निया आप ऊपर यहाँ इस मैप में देख सकते हैं, है ना, सैन फ्रांसिस्को के आसपास। साउथ वेस्टर्न टिप जो अफ्रीका की है, ये देखिए सबसे नीचे चुटकू सा अफ्रीका में ये आपको दिखेगा, केप टाउन के आसपास। साउथ ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साउथ पार्ट में देख सकते हैं विक्टोरिया हो गया, आसपास जो बॉर्डर है आपका सेंट विंसेंट का, स्पेंसर गल्फ का। और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया मतलब स्वैन लैंड वगैरह में देखिए वेस्ट साइड पे भी है। तो इतनी जगह पे कुछ है। तो ये मत सोचिएगा कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो फिर यही होगी ना, तो ये कई जगह पे और भी देखने को मिलती है। तो ये हमने बात करी इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। आगे बात करेंगे कि क्लाइमेट आखिरकार कैसी होती है इसकी। तो हम इसके कुछ क्लाइमेटिक फीचर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे ड्राई वार्म समर होती हैं, ऑफ शोर ट्रेड यहाँ पे चला करती हैं, ट्रेड विंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत ही जो है समर मंथ्स जो है वो काफी हाई टेम्परेचर के देखने को आपको मिलेंगे। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं टेम्परेचर में बताऊं तो कुछ 76 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है जुलाई में रोम में, है ना। और 70 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको दिखेगा जनवरी में केप टाउन में। तो ऐसा कुछ इतना हाई टेम्परेचर होता है। और जो हाईएस्ट टेम्परेचर होते हैं कोस्ट से दूर देखे गए हैं, ज्यादा कॉन्टिनेंटल होते हैं ईस्टर्न मेडिटेरियन में। और अगर आप बाल्कन पेनिनसुला के अंदर जाओगे, एनाटोलियन प्लेटो के अंदर जाओगे, आपके मेडिटेरियन मिडिल ईस्ट में जाओगे, तो यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिलेंगे टेम्परेचर। जैसे कि जुलाई का महीना जो होता है वहां पे एथेंस की बात करूं, एथेंस में 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर होता है ना। और भी कई सारी जगह है, जैसे कि एक जगह है लैरिसा ग्रीस के अंदर, ये यहाँ पे 81 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। बाकी कहीं अगर आप सेंट्रल चील में और जगह घूमोगे, साउथ अफ्रीका हो गया या फिर मेडिटेरियन ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो अपनी कोस्ट की पोजीशन की वजह से, क्योंकि पास में यहाँ पे कोस्ट पड़ता है ना, ये देखिए यहाँ पे कोस्ट पड़ता है ना, तो अपनी कोस्ट की पोजीशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सी वगैरह की वजह से टेम्परेचर थोड़ा जो है वो नॉर्मल रहता है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे पानी से कुछ ठंडक आ जाती है। तो गर्मी के महीने में जब सूरज देवता जो है वो खोपड़ी पे होते हैं, है ना, एकदम सर पे होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब यहाँ पे सर पे होते हैं सूरज देवता जी हमारे प्यारे, तो क्या होता है जो बेल्ट होती है इन्फ्लुएंस की वेस्टर्लीज वाली, ये थोड़ा पोल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और रेन बेरिंग विंड जो है वो इसलिए कहते हैं कि ये यहाँ पे मेडिटेरियन लैंड्स तक नहीं पहुंच पाती। जो मेडिटेरियन लैंड्स हैं गर्मी के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे जिसमें जो हवा होती है, जो पानी लेकर आती है हवा, तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाती। और ट्रेड विंड्स जो होती हैं, हमने सारी ट्रेड विंड्स क्या हैं पुराने चैप्टर्स में बात करी है, तो प्लीज वो चैप्टर्स देखते हुए आइएगा, नहीं तो आप थोड़ा यहाँ पे जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे। और मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो पुराने चैप्टर्स प्लीज रिफर करके आइएगा।
तो जो ट्रेड विंड्स होती हैं ऑफ शोर, मतलब किनारे की जो दूर बहती रहती हैं, ये इसमें कोई रेन वगैरह होती नहीं है, काफ़ी ड्राई एयर होती है, हीट काफ़ी ज़्यादा होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है यहाँ पे। दिन के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, और अंदर अगर मैं बताऊं तो बहुत सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। सूखा क्यों पड़ेगा, क्योंकि गर्मी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सूखा तो पड़ेगा ही, ड्रॉट तो आएगा ही। और रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है, बट फ्रॉस्ट वगैरह हो ये चांसेस बहुत ही कम है। दूसरी बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल इन विंटर विद ऑन शोर वेस्टर्लीज। तो देखिए यहाँ पे कैसा कैसा जो है वो रेनफॉल वगैरह होता है ना, विंटर्स के टाइम पे, जाड़ों के टाइम पे, है ना, ये आपके किनारों के पास पास अगर हम बात करें ऑन शोर जो वेस्टर्लीज बहती हैं, जो हवा बहती है वेस्टर्लीज की, उसकी वजह से। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मेडिटेरियन लैंड्स होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन जाड़ों में आता है। मतलब अगर बारिश वगैरह की बात करें तो जाड़ों में यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है जब वेस्टर्लीज जो है वो इक्वेटर, मतलब इक्वेटर वर्ड्स की तरफ शिफ्ट होती हैं, है ना। तो नॉर्थ के हेमिस्फेयर में ऑन शोर वेस्टर्लीज बहा करती हैं, है ना, नॉर्थ के साइड पे, मतलब जो इनका नॉर्थ वाला हिस्सा है। एक मिनट हम मैप ही ओपन कर देते हैं, है ना, यहाँ पे पॉइंट दिखा के मैप एक बार ओपन कर देंगे तो आपको थोड़ा सा सामने रहेगा मैप, तो क्लियर रहेंगी चीजें। तो नॉर्थ की जगह पे क्या है कि जो ऑन शोर वेस्टर्लीज बह रही होती हैं ये अपने साथ रेन लेकर आती हैं, साइक्लोनिक रेन लेकर आती हैं। देखिए यहाँ पे आसपास सी है, तो अब इससे क्या होता है कि यहाँ पे साइक्लोन्स बनते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको पहले चैप्टर्स में बताया है ये साइक्लोनिक सी क्या होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होते हैं, और ऑरोग्राफिक रेनफॉल क्या होते हैं, सारे रेनफॉल्स बताए हैं। तो आप प्लीज पुराने चैप्टर्स देखते हुए आएगा, बार बार रिकमेंड कर रही हूँ, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो साइक्लोनिक रेन जो है वो ऑन शोर वेस्टर्लीज लेकर आती हैं, अटलांटिक ओशन से लेकर आती हैं कंट्रीज में जो कि मेडिटेरियन सी के आसपास हैं, जैसे कि ये वाली कंट्रीज। क्लियर है। तो ज्यादातर जो पूरी दूसरी क्लाइमेटिक टाइप्स होते हैं, मैक्सिमम रेन यहाँ पे बाकी देखिए आपने देखा होगा कि जो हमने बाकी की जो पुराने चैप्टर्स में जो बाकी सारे क्लाइमेटिक टाइप देखे, है ना, चाहे वो ट्रॉपिकल वाला देखा, टेम्परेट वाला देखा, सवाना देखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि गर्मियों के टाइम पे जो है वो रेन आ रही है। लेकिन यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे जाड़ों के टाइम पे आ रही है ना, यहाँ पे ठंडियों के टाइम पे रेन आ रही है। और जो मीन एनुअल रेनफॉल है नॉर्मली यहाँ पे जो है वो 25 इंच का होता है ना। और ये काफी खैर अलग भी होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग प्लेस के हिसाब से डिपेंड करता है किस जगह पे क्या साइक्लोन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि अगर मैं रोम लूं, है ना, एक मैं यहाँ से रोम उठा लूं और एक मैं यहाँ से केप टाउन उठा लूं, ठीक है। तो अगर इन दोनों में मैं देखूं तो यहाँ पे रोम में आपको 33 इंचेस का दिखेगा, वही जगह केप टाउन में आपको 25 इंचेस का दिखेगा रेनफॉल, है ना। तो अलग अलग होता है, अलग अलग रेनफॉल। और रेन काफी हैवी होती है, बहुत ही भयानक शावर्स होते हैं, कुछ दिनों के लिए होते हैं, काफी ब्राइट सनी पीरियड होता है उनके बीच में, मतलब समझ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए यहाँ पे जो है वो हैवी रेन्स होगी, हैवी शावर्स होंगे, और वो खूब एकदम तड़को तड़ा एकदम चमकता हुआ दिन भी होगा उनके बीच में। यहाँ पे दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन टाइप में विंटर रेन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि झाड़ों में यहाँ पे जो है वो बारिश हो रही है। अब देखिए ये जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये आप नोटिस करोगे कि मेडिटेरियन रीजन में ये इसके बाद ये कैसे ऑफन बैकअप होता है माउंटेन से, कुछ तरह के माउंटेन से। जैसे कि मैं बताऊं तो आइबेरिया में सेंट्रल मेसीटा और कुछ दूसरे जो सिराज हैं पेनिनसुला के, ये काफी बैरियर के काम करते हैं, है ना। ऑन जो भाई माउंटेन्स का तो रोल होता है ना, माउंटेन्स हैं तो यहाँ पे बैरियर का काम करेंगे, अंदर विंड्स को नहीं आने देते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि वहां पे जो मैं बता रही हूँ आपको, आइबेरिया में क्या होता क्या है कि जो पोर्टुगीज कोस्ट है ज्यादा ज्यादा वेटर है, ज्यादा वेट है। अगर आप ईस्टर्न स्पेन से देखो, है ना, इस जगह पे पोर्टुगल और स्पेन पड़ता है ना, तो यहाँ पे अगर आप इस जगह पे कुछ यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो पोर्टुगल का जो यहाँ पे कोस्ट है वो ज्यादा वेट है अगर आप ईस्ट स्पेन से कंपेयर करोगे उसको। तो लिस्बन जो है इसका एनुअल जो रेनफॉल है वो लिस्बन का करीब 30 इंचेस है। वाइल जो कार्टजीना है उसमें ईस्टर्न कोस्ट जो कि स्पेन का है, इसमें कोई रेनफॉल नहीं होता, इवन हाफ एस में मतलब कहते हो 15 तक भी नहीं होता, 15 इंच भी नहीं होता। तो ये सब इतना याद करने की जरूरत नहीं है। जो मेन मुद्दा मैंने आपको बताया कि किस तरह की क्लाइमेट होती है, जाड़े में बारिश होती है। और मेडिटेरियन यूरोप जो है, यहाँ पर यूरोप का जो एरिया है, यहाँ जो मेडिटेरियन सी के आसपास का आ रहा है, नॉर्मली ये सितंबर में मेडिटेरियन क्लाइमेट यहाँ शुरुआत होती है और कुछ अक्टूबर तक जो है वो रोम में ये पहुंचती है 5 इंच तक, है ना। और
ऐसे चलता रहता है काफ़ी धीमे धीमे। क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे आने लगती है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट में जैसे आती है, टॉरेंशियल डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स होने लग जाते हैं। ठीक है, बाढ़ बढ़ आने लग जाती है। फ्लड जो बाढ़ होती है वो इतनी जल्दी आती है कि यहाँ पे प्रैक्टिकली कोई वक्त ही नहीं होता कि कुछ उसके लिए कुछ करा जा सके, है ना। तो इसी के चलते एक कांड हुआ था कि लिस्बन में क्या हुआ था कि लिस्बन में 1967 में, है ना, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और रात में आई थी, मिडिल ऑफ द नाइट रात में आई थी। इसकी वजह से बहुत बड़ा डैमेज हुआ था, बहुत सारी लाइफ को, प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ था, क्योंकि भाई पता चलता ही नहीं है ना कब क्या हो जाए। अब अगर हम स्नो की बात करें, बर्फबारी की बात करें, तो देखिए स्नो रेयरली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लो लैंड्स में, नीचे वाले एरिया में स्नो शायद ही हो। और इवन जो है वो मतलब लो लैंड्स या कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में आपको शायद ही देखने को मिल जाएगी। और इवन इफ इट डज फॉल ऑन हाई लैंड, इट इज मॉडरेट एंड सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड फॉर इरिगेशन। और अगर ऊपर वाले एरिया में ये स्नो आ भी जाती है सपोज करो, तो भी ये किस काम आती है? या आती है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए या इरिगेशन के लिए काम आती है, बाकी यहाँ पे ये काम नहीं आती। क्लियर है? तो ये पॉइंट हमने 2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तीसरा पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो ब्राइट सनी वेदर होती है विद हॉट ड्राई समर्स एंड वेट माइल्ड विंटर्स। तो इसमें क्या है कि देख रहे हैं यहाँ पे जो वेदर है, यहाँ पे खूब बिल्कुल ब्राइट सनी डे होता है, एकदम चमकता हुआ, है ना, खूब गर्मा गर्म जो है गर्मियों के दिन होते हैं, ड्राई विंटर्स और यहाँ ड्राई समर्स होती हैं, और वेट और माइल्ड विंटर्स, मतलब हल्के से विंटर्स आते हैं, बहुत हाई विंटर्स नहीं आते, बहुत ही ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, सूदिंग सूदिंग से एटमॉस्फेयर है, गर्मी है ज्यादा, ऐसा कहने का मतलब है। तो देखिए अगर मिड लैटिट्यूडनल पोजीशन देखें, फिर हम वापस से मैप में जाते हैं, तो मैप में जाना थोड़ा क्लियर रहेगा। तो अगर हम यहाँ वाली पोजीशंस देखें इसकी, तो काफ़ी फेवरेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगी, है ना, काफ़ी अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ट्रेड विंड और हॉट डेजर्ट के बीच के हैं, एक तरीके से आप कहा जाए, साउथ में है जो। कई सारे टूरिस्ट यहाँ घूमने वगैरह आते हैं, है ना। स्काई एकदम क्लाउडलेस है, यहाँ पे आपको दिखेंगे ही नहीं कि बादल हैं भी, सनशाइन हमेशा बिल्कुल भर भर के मिलती है। देखिए नहीं, तो जुलाई वगैरह में रोम काफ़ी कहते हैं कि 11 घंटों का यहाँ पे सनलाइट होता है ना। तो कई सारे जो लोग घूमने जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं कि भाई शाम तक आराम से घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 बजे तक भी लोग घूमा करते हैं, घूमा ही करते हैं। तो यहाँ पे तो भाई अगर हम देखें तो इंडिया में 6-7 बज गया बस बहुत है, 5 बजे तो मॉन्यूमेंट्स ही बंद हो जाते हैं मोस्टली। तो ऐसा वैसा सीन होता है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो क्या होता है यहाँ पे कि प्रोमिनेंस है यहाँ पे लोकल विंड्स की मेडिटेरियन सी के आसपास। और मेडिटेरियन सी तो आपको रट गई होगी कहाँ पे है ना, आपको आइडिया हो गया होगा थोड़ा सा। तो कई सारी लोकल विंड्स भी यहाँ पे बहती हैं, जैसे कुछ गर्म बहुत होती हैं, कुछ ठंडी बहुत होती हैं, काफ़ी कॉमन है मेडिटेरियन सी के आसपास ये बहती रहती हैं। और इसकी वजह से बहुत सारा मतलब चेंजेस आपको वेदर में देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इसकी वजह से जो इस जगह की अगर मैं बताऊं कैसी टोपोग्राफी है, क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत ऊंचे ऊंचे एल्प्स माउंटेन देखने को मिलेंगे नॉर्थ में, है ना। एल्प्स माउंटेन है, आपका सहारा डेजर्ट इनकी साउथ में मिलेगी आपको, और आपका कॉन्टिनेंटल इंटीरियर से ईस्ट में, ओपन अटलांटिक है वेस्ट में। आइए मैप एक बार और दिखा दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, कि एल्प्स माउंटेन आपको ये ऊपर मिल जाएंगे बढ़िया आराम से। नीचे आ जाइए तो एकदम गर्मा गर्म जो है सहारा डेजर्ट्स का आनंद लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्या कहते हैं आपका इधर चले जाओगे तो आप कॉन्टिनेंट्स में चले जाओगे, और इधर चले जाओगे तो आप अटलांटिक में चले जाओगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता है ना। काफी डिफरेंस हो जाएगा टेम्परेचर में, देख रहे हैं यहाँ से गर्मी आ रही है, यहाँ से माउंटेन आ रहे हैं भाई, यहाँ से कॉन्टिनेंट वाला आ रहा है, यहाँ से ठंडक आ रही है। तो यहाँ सब कुछ बहुत अलग अलग होता है। साइक्लोन्स वगैरह आया करते हैं अटलांटिक में, एंटी साइक्लोन वगैरह आया करते हैं नॉर्थ से, है ना, ठंडे ठंडे मासेस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे इन्हीं रीजंस की वजह से यहाँ पे लोकल विंड्स चलती हैं, है ना। उसके आसपास मेडिटेरियन जो है, इसके मेडिटेरियन सी के आसपास लोकल विंड्स चलती हैं, और ये इतनी मजबूत होती हैं डायरेक्शन वगैरह में, ड्यूरेशन इफेक्ट वगैरह में, है ना, क्रॉप वगैरह एक्टिविटीज वगैरह लोगों की यहाँ पे काफी ज्यादा वेरी करती हैं। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे लोकल विंड्स जो यहाँ की चल रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप देखो, है ना। तो लोकल विंड कौन कौन सी हैं हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे उन लोकल विंड्स को। तो पहली है सिरोको, ठीक है। और एक आती है चलती है जो है मिस्ट्रल। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिरोको को, कायदे से डिस्कस करेंगे कैसी लोकल विंड होती है ये। तो देखिए इसमें तो बहुत ही ब्रॉड तरीके से लिखा है, हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके की हॉट
ड्राई डस्टी विंड है ना, गर्म है पहली चीज तो, सूखी है, ड्राई है और बहुत डस्टी विंड है ना। ये नीचे से आ रही है तो सहारा डेजर्ट से होकर आती है ना, और किसी भी वक्त आ सकती है ये पूरे साल में। काफी ज्यादा अगर मैं देखूं बताऊं तो स्प्रिंग जो बसंत का मौसम होता है, अगर हमारे यहाँ के लैंग्वेज में बात करें तो इस समय आती है। नॉर्मली ये कुछ दिनों तक यहाँ रहती है और ये आपकी साउदर्न डायरेक्शन में यहाँ पे उसके आउटवर्ड ब्लो करती है, डेजर्ट्स के इंटीरियर से होकर आती है और यहाँ पे कूलर मेडिटेरियन सी से होते 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 यहाँ चलती है। यूजुअली ये जो अटलांटिक डिप्रेशन है ना, ये कोस्ट से होके आते हैं, उनसे होकर आती है, तो इतना ज्यादा कुछ इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब मेन जो समझिए जो सिरोको है ये इतनी प्रोमिनेंट है कि इसको कई सारे दूसरे नाम से जाना जाता है। बस ये मुद्दा है यहाँ पे, ये समझिएगा कि चिली के नाम से इसको जानते हैं ट्यूनीशिया में, घिबली GHIBLI घिबली के नाम से इसको जानते हैं बच्चों लिबिया में। उसके बाद लिविशी LEVECHE लिविशी के नाम से जानते हैं इसको स्पेन में। खमसिन खमसिन इसको इजिप्ट में बोला जाता है ना, और इजिप्ट और माल्टा में इसको खामसिन बोलते हैं। और यहाँ पे जो एड्रियाटिक और एजियन सी है, यही गर्म हवा जो है यहाँ इसको गर्भी के नाम से जानते हैं, GHARBI गर्भी के नाम से जानते हैं। इसमें आपका बहुत सारा जो है वो मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से फॉग मतलब यहाँ पे जो कोहरा आ जाता है, काफी हैवी ड्यू होती है ना, उसकी बूंदे या पानी वगैरह, रेन वगैरह, बारिश वगैरह होती है। ये ब्लड रेन भी हो सकती है क्योंकि विंड में क्या होता है, रेड कलर की डस्ट होती है सहारा डेजर्ट की। सहारा डेजर्ट से आ रही है तो भाई वहां की डस्ट लेकर आ रही है लाल रंग की, तो इसको ब्लड रेन भी बोलते हैं, लाल लाल दिखता है। तो इस सिरोको समझ गए क्या है। मिस्ट्रिल की बात करते हैं तो मिस्ट्रिल ये दूसरे तरह की वहां की लोकल विंड है, काफी ठंडी विंड है, जैसे कि ये गर्म है, सिरोको हॉट है, तो मिस्ट्रिल यहाँ पे कोल्ड है। ये आपकी रोन वैली से आ रही है, बहुत ही तेजी से आती है, 40 से 80 माइल्स पर आवर आती है। इसकी वेलोसिटी जो है इतनी खतरनाक होती है कि ये जो है वो वैली के बीच से आती है, एल्प्स माउंटेन्स के बीच से, और सेंट्रल मैसिव होते हुए बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में ट्रेन भी यहाँ पे डीरेल हो जाती हैं, ट्रीज भी जो है वो अपनी जड़ से उखड़ जाते हैं। तो समझ रहे हैं कितनी भयानक है ये विंड्स मिस्ट्रिल। और जाड़े के टाइम की बात है, विंटर्स में क्या होता है, जब मिस्ट्रिल ज्यादा फटाफट होती है तो टेम्परेचर जो इस विंड का है ये फ्रीजिंग पॉइंट के भी नीचे चला जाता है ना, इतना भी होता है। क्लियर स्काई भी हो सकती है, क्लाउडलेस हो सकती है जहाँ पे बिल्कुल बादल ना हो। तो बहुत सारे लोग इसको बचाने के लिए करते क्या है कि रोन वैली और वगैरह वगैरह पे यहाँ पे एक बहुत ही कहते हैं ना कि भाई पेड़ किनारे किनारे लगा देते हैं, तो ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दो तो होता क्या है कि ये मिस्ट्रिल विंड से बचाव हो जाता है ना। कहीं भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि ये मान लीजिए फील्ड है तो फील्ड के किनारे किनारे क्या करते हैं कि खूब बड़े बड़े पेड़ों को लगा दिया जाता है ना, पेड़ के किनारे किनारे बड़े बड़े पेड़ों को खूब लगा दिया जाता है, सो दैट विंड्स अंदर वाले क्रॉप को ना खराब करें। तो सेम काम जो है इस मिस्ट्रिल के साथ भी किया जाता है ताकि आगे कोई मिस्ट्री क्रिएट ना कर दे, ठीक है। तो ऐसा होता है। और तो ये वाली सीधे चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन, है ना। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे किस तरीके से जो है वो प्लांट वांट किस तरह के होते हैं, आइए जानते हैं। अब देखिए ऐसी जमीन जहाँ पे आधा सारा टाइम जो है वो सब कुछ जो है पूरा ड्राई हो, सूखा पड़ा रहता हो, तो आप यहाँ पे कैसे ही कह सकते हो कि यहाँ पे खूब बढ़िया एकदम घने घने प्लांट होंगे, है ना। शेड वगैरह होता नहीं है यहाँ पे मेडिटेरियन लैंड में, और बहुत ही धीमे धीमे ठंडक आती है, बहुत ही वेटर सीजन होता है, इवन रेन जो है वो विंटर्स में भी आती है ना। तो देखिए ग्रोथ जो है वो बहुत कम होती है, और ये सिर्फ ऑटम के टाइम को मिलेगी, स्प्रिंग के टाइम को मिलेगी, जब टेम्परेचर यहाँ पे आपको हाई होता दिखेगा, है ना, ज्यादा टेम्परेचर होता है सिर्फ इस टाइम पे, ऑटम के टाइम पे, या फिर आप कह सकते हो कि जब आपका इवन जो ज्यादा मतलब जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट ये ऑटम के टाइम पे, स्प्रिंग के टाइम पे होती है, जब टेम्परेचर यहाँ पे हाई होता है और मॉइस्चर इतना सफिशिएंट होता है ना, जस्ट सफिशिएंट होता है। तो इतना समझिए। तो यहाँ पे एक क्लियर प्लांट्स, है ना, चाहे वो ट्रीज हो या शर्ब्स हो या एवरग्रीन या डेसिडियस, है ना, तो ये बहुत सारे जो है तरीके हैं यहाँ पे अडॉप्ट करने के क्लाइमेटिक कंडीशंस को, यहाँ की एनवायरनमेंट को, है ना। तो यहाँ पे इस वजह से क्या है कि भाई रेन ड्रॉट सब चला करता है मेरियन, ठीक है। तो अब अगर मैं बताऊं तो ज़ेरोफाइट टाइप के एक वर्ड यूज करा जाएगा ऐसे रेजिस्टेंस प्लांट को, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। ज़ेरोफाइट प्लांट जो होते हैं वो यहाँ पे अपने अंदर पानी वानी रोक सकते हैं ताकि ज़्यादा टाइम तक चले। तो अब मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दे पे बात ये करते हैं कि कितने तरीके के मेडिटेरियन वेजिटेशन यहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम बात करेंगे मेडिटेरियन एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन सदाबहार, तो ओपन वुडलैंड है ना, जिसमें एवरग्रीन ओक्स हैं, जिसमें आपका कॉर्क ओक्स स्पेन की आती है, पोर्टुगल की आती है, सबसे ज्यादा जानी जाती है ओक, ठीक है। कॉर्क ओक नाम है, CO
आरके कॉर्क ओक का पेड़ जो होता है, ये आपका स्पेन और पोर्टुगल का बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेटिकली जो फेवर्ड रीजन है, जो अच्छे हैं, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो करीब 25 इंच का आता है, वहाँ पे आपको ये मिलेंगे। नॉर्मली ये छोटे छोटे होते हैं, इवन स्टैंडेड, बहुत इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही मैसिव बड़ा ट्रंक होता है, डीपली फिशर्ड बार्क होते हैं इसके, कुछ लेदरी लीव्स होती हैं, है ना। और ये आपका रूट सिस्टम अलग 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 जगह अंदर तक बिल्कुल फैला होता है, ताकि ये पानी की सर्च में कहीं ना कहीं से पानी ढूंढ निकाले। और स्पेशली इनको किस लिए कॉर्क ओक को क्यों मानते हैं? इनके बार्क के लिए, इनके तने की जो इनका खपड़ा होता है ऊपर का बार्क, उसके लिए इनको मानते हैं। और ताकि भाई जी इसको किस लिए बनाने के काम कर आते हैं, तो वाइन की जो बॉटल होती है ना, वाइन, रेड वाइन ले लो, कोई भी वाइन ले लो, तो वाइन की जो बॉटल होती है उसका जो कॉर्क बनता है ऊपर, है ना, जो ऊपर जो ढक्कन लगता है, उसको बनाने के लिए इसको काम करते हैं। और ये पूरे ही वर्ल्ड में आप देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी किया रहता है यहाँ से। तो इनकी ये चीज बात है कि ये लोग बहुत इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं कि जो हमारे यहाँ है, हम उस चीज को एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएंगे, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में भी यूकेलिप्टस के फॉरेस्ट हैं, इन्होंने यहाँ पे एवरग्रीन ओक को रिप्लेस कर दिया है। और अभी मैं बताऊं तो ज़ारा हो गया, कारी ट्रीज हो गए, ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बड़े बड़े जो है, जो जाइंट सिकोया है या फिर रेडवुड आप इसको कहते हो, ये एक तरीके कैलिफोर्नियन ट्रीज हैं। तो अपनी अपनी जगह पे क्लाइमेटिक कंडीशंस तो एक है, लेकिन अलग अलग तरह के पेड़ों को अडॉप्ट करा गया है। तो ये हमने बात करी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद एवरग्रीन कॉनिफरस ट्रीज, तो इसमें क्या है कि इसमें आपका कई तरीके के आ गए, जैसे कि पाइन्स, है ना, फर्स, है ना, उसके बाद सिडार्स, साइप्रस, है ना। इनमें एवरग्रीन नीडल शेप लीव्स होती हैं ना, जैसे नीडल होती है ना, जैसे कि सुई की जैसी, है ना, तो शेप इस तरह की लीव्स होती हैं। आपका टॉल स्ट्रेट ट्रंक होता है, एक लंबा सा है, और तना है वो एकदम लंबा है, सीधा है ना। ज्यादा ठंडे हाईलैंड में आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो कूलर हाईलैंड है वहां दिखेंगे, जहाँ पे सूखा वगैरह जो है वो थोड़ा कम सीवियर होता है, कम लेवल पे पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इसका नंबर बहुत तेजी से गिर भी रहा है, क्योंकि फटाफट काट देते हैं ना, लोगों को तो कोई मतलब है ही नहीं अब तो। तीसरी बात करें तो मेडिटेरियन बुशेस एंड श्रब्स की बात करते हैं। कैसी झाड़ी होती हैं, कैसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं, श्रब्स कैसे होते हैं। तो सबसे ज्यादा आप कहो तो सबसे ज्यादा मेन प्रोमिनेंट फीचर ये इस जगह का मेडिटेरियन वेजिटेशन का यही है। अब देखिए, समर्स हमने बात करी, इतनी ज्यादा ड्राई होती है, इतनी ज्यादा सूखी होती है, इतनी ज्यादा गर्म होती है कि ये यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि ये फॉरेस्ट की जगह यहाँ पे छोटे छोटे आप कह सकते हो एवरग्रीन श्रब्स या बुशेस जो है यहाँ पे बन जाती हैं। और छोटे छोटे बुश जो है वो जो है क्लम्स में, मतलब छोटे छोटे जगह पे, इतनी जगह है, इतनी जगह है, यहाँ पे खूब सारी जगह पे आते हैं। ऑफन थॉर्नी होती हैं, इतनी गर्मी है ना, तो भाई यहाँ पे कांटे तो होंगे इसमें। और बहुत ही कॉमन कुछ स्पीशीज बताऊं तो आप ये देख सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं, लॉरेल है, उसके बाद माइटल है, लेवेंडर है, लेवेंडर तो काफी फेमस है, रोजमेरी है ना। कई सारे परफ्यूम भी आपने देखे होंगे लेवेंडर वगैरह के, तो हम लोग आके जो है स्प्रे भी करते हैं, सेंट वगैरह को भी यूज करते हैं। अब देखिए, कई सारे एरिया में क्या है ना कि हर जगह की जगह, पूरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इंडिया भी इंक्लूडेड है उसमें, हर जगह पे ये देखने को बहुत मिलता है कि भाई इतना ज़्यादा मैन का इंटरफेरेंस है कि फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, है ना, ओवर ग्रेजिंग हो रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि श्रब वगैरह की वेजिटेशन बहुत कम हो रही है, बहुत छोटे छोटे ट्रीज, बहुत लंबी लंबी बुशेस पैदा हो रही हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और ये सारी बातें हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो इसमें बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की लास्ट वाली बात है ग्रास। तो ग्रास कंडीशंस जो कि मेडिटेरियन की हैं, है ना, ये ग्रास को सूट नहीं करती, ठीक है, ग्रास को सूट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेन जो है वो आती किससे है, ज्यादातर रेन जो है वो कूल सीजन में आती है, और यहाँ पे ग्रोथ बहुत छोटी छोटी होती है। तो देखिए, धीमे धीमे वेजिटेशन बढ़ेगी, तो एक इंसान जो है वो पूरी तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, वहां पे एक इंसान कह रही हूँ, मतलब पूरी तरीके से एक जो फॉइलेज है वो खत्म तो होगा नहीं, क्योंकि वो धीमे धीमे ग्रोथ बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे अंदर, है ना, जो है वो अंदर तक यहाँ पे डीप रूट तो हो नहीं सकती है ना, तो क्योंकि यहाँ पे सूट होगी नहीं, है ना। मतलब अब समझिए, मेरे से समझिए कि यहाँ पे मतलब अंदर ही डीप रूट होती है। अरे फिर से मैं समझा देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ताकि देखिए यहाँ पे ग्रास में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे मेडिटेरियन है, इसमें कोई ग्रास नहीं सूट करेगी, है ना, घास यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि जो रेन है, जो बारिश है, वो जाड़े के टाइम पे आती है, और जो ग्रोथ है वो धीमे धीमे होती है। अब ग्रास अगर आपने खींच के देखी होगी, उखाड़ी होगी, तो आपने देखा होगा उसकी जड़ें बहुत ही पास तक होती हैं, बहुत दूर तक इसकी जड़ें नहीं होती, है ना। तो अब जब इतनी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब तक के लिए जड़ अंदर तक नहीं गई होगी, तब तक के लिए यहाँ पे आप प्लांट लगा नहीं सकते हो, क्योंकि भाई पानी की जरूरत होती है
है ना। तो इसलिए अगर मान लीजिए ग्रास सर्वाइव भी कर गई तो ये ऐसी बंची वीरी टाइप की होंगी कि ये सुटेबल नहीं होगी किसी एनिमल की फार्मिंग के लिए, आप किसी जानवर को ये खिला नहीं सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट है ये चीज, यहाँ पे बेकार है, कैटल रेयरिंग आप मेडिटेरियन में नहीं कर सकते। ग्रास को रिप्लेस करा गया है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के श्रब से या फिर फ्लावरिंग हब से, है ना, फूल वूल निकलते हैं जो यहाँ पे शीप वगैरह को खिलाने के काम आते हैं, गोट्स वगैरह खाती हैं इसको, है ना। इवन ये जो ग्रेजिंग है इसकी वजह से बहुत हार्म होता है ना, ये इसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़ जाता है ना, बहुत सारा जो है वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हैं। एनिमल फैट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, है ना। जो जो मेन जो कुकिंग ऑयल है इसको हम लोग ऑलिव से यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, अमीनो वाला खाना है यहाँ पे, ऑलिव से निकालते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट करे जाते हैं ना, नेट इंपोर्ट आइटम्स हैं यहाँ पे, डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर से लिए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे आप चरवा ही नहीं सकते हो कुछ अपने जानवरों को, तो डेयरी प्रोडक्ट्स कहाँ से ही पैदा करोगे, मतलब कहाँ से ही पाओगे। ग्रास हमने देख लिया। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे है, मेडिटेरियन रीजन्स का क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इस बारे में चलिए जानते हैं थोड़ा। तो देखिए सेमी एरिड कंडीशन है, देख रहे हैं जाड़े के टाइम पे बारिश हो रही है, गर्मी के टाइम पे बहुत गर्मी पड़ रही है, तो सेमी एरिड कंडीशंस तो है ही हैं कई सारे मेडिटेरियन लैंड में। तब भी यहाँ पे क्लाइमेट मैंने बताया ना बहुत ही फेवरेबल है, लोग बड़ा आना पसंद करते हैं। हल्का गर्म है, ब्राइट समर्स होती हैं, कूल और मॉइस्ट विंटर्स होती हैं, इसकी वजह से बहुत सारे क्रॉप्स जो है यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे लोग भी काफी घूमने आते हैं। और जो मेडिटेरियन जो ये शोर लैंड है ये एक क्रैडल ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन भी रहे हैं। आज की एरिया में देखें तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे फ्रूट का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, समझिएगा। यहाँ फल वगैरह का कल्टीवेशन बहुत यहाँ पे करते हैं, और सीरियल काफ़ी ग्रो करते हैं, वाइन बनाते हैं यहाँ पे, है ना। तभी वाइन की बोतलों में तो जो है ओक लगाते हैं वो। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे, इंजीनियरिंग भी है, माइनिंग भी है ना। तो हमें कुछ चीज़ों से आइए डील करते हैं, आइए समझाते हैं आपको। जैसे पहला जो है वो है ऑर्चर्ड फार्मिंग। तो देखिए लैंड, यहाँ की जो मेडिटेरियन लैंड है ये काफी फेमस है वर्ल्ड की ऑर्चर्ड लैंड में, है ना। कई सारे सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे जो विटामिन सी में ज्यादा होते हैं, जैसे कि आपका ऑरेंज, लेमन, लाइम, सिट्रन, ग्रेप फ्रूट, ये सब यहाँ पे हम ग्रो करते हैं ऐसी क्लाइमेट में, है ना। पानी वगैरह आप जानते हो कि ये बहुत ही गहराई से ऐसे प्लांट ले लेते हैं, है ना। इवन सूखा पड़ता है तब भी ले लेते हैं। और कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बिल्कुल ही सूखा पड़ा हुआ एक्सट्रीमली ड्राई एरिया है, तो इरिगेशन की हेल्प से जो है वो रिलीव करते हैं मॉइस्चर वगैरह की कमी को। तो जैसे बड़ी बड़ी जो ग्रेट वैलीज आपकी कैलिफोर्निया की हैं, जो वेल ऑफ चील है, आपका नेगव डेजर्ट है इसराइल की, है ना। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इन लोगों ने क्या करा है कि यहाँ पे अपना खुद का इन्होंने प्रॉपर इरिगेशन कैनाल वगैरह डेवलप करी है, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इरिगेशन करने का तरीका निकाला है, जिसकी वजह से क्या हुआ है यहाँ पे फ्रूट्स होगा, सीरियल्स होगा, यहाँ पे ये लोग जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे पैदा कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं। तो वही वाली बात है कि चाहे जैसी भी कंडीशन हो, है ना, सहारा भी कहते हैं, थार भी कहते हैं, एक टाइम पे डेजर्ट नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे ग्रीन रीजन हुआ करता था, है ना। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप इस पे पैसा लगा रहे हो, अगर आप इस पे ध्यान दे रहे हो, तो क्या क्या नहीं हो सकता, है ना। तो कई सारे मेडिटेरियन ऑरेंजेस वगैरह जो हैं वो काफ़ी अलग तरीके के होते हैं शेप में, है ना। हमारे जैसे ऑरेंजेस हैं हमारे इंडिया में जो ग्रो होते हैं उससे डिफरेंट है, अपने शेप में, अपने साइज में, अपने टेस्ट में, अपनी क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंट होते हैं ये, है ना। दूसरे एरियाज में जो ऑरेंजेस होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। मेडिटेरियन ऑरेंजेस बताऊं तो ये ज़्यादातर जाने जाते हैं अपने सन किस्ड ऑरेंज के लिए, जो कि कैलिफोर्निया से आता है और पूरे ही एक्सपोर्ट होता है, हर जगह पे होता है। फिर आपका एक होते हैं सिविली ऑरेंजेस, स्पेन के हैं, काफ़ी छोटे से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं सिविली ऑरेंजेस, बट काफ़ी मीठे मीठे होते हैं। और पर्टिकुलरली आपको जो है वो आपको ये मिलेंगे यहाँ पे स्पेन में, है ना। इजराइल से जो आते हैं उनको बोलते हैं बच्चों जाफा, JAFFA, जाफा ऑरेंज। इक्वली वैसे ही डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है, एक्सपोर्ट बहुत अच्छा होता है इनका। टांजियर्स मतलब टांजराइन, ये वन ऑफ द ग्रेट लोकल इम्पोर्टेंस है यहाँ का। और वही सारी बातें हैं, यहाँ से और जगह भी है, कुछ एफर्ट्स वगैरह बहुत ये लोग करते हैं कि एक्सपोर्ट करें मैंडरिन ऑरेंजेस को, है ना। चाइना जापान में बताऊँ तो मैं, तो ये लोग बहुत मेहनत अपने एक्सपोर्ट पे करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करी जा सकें। अब देखिए ऑलिव ट्री हो गया, ऑलिव ट्री यहाँ पे सबसे ज़्यादा टिपिकल है। अगर यहाँ पे बात करें तो ऑलिव ट्री, ऑलिव ऑयल, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज बहुत ज़्यादा करा जाता है। तो ऑलिव ट्री जो है ये प्रोबेबली यहाँ का मोस्ट टिपिकल
एक तरीके से सारे ही मेडिटेरियन कल्टिवेटेड वेजिटेशन है यहाँ पे। और जो इतनी हार्ड और लॉन्ग रूट होती है ये इवन सरवाइव कर सकती है कि भाई बहुत ही पुअर लाइमस्टोन सॉइल भी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइमस्टोन बताया था, लाइमस्टोन के सॉइल छूने वाले जो सॉइल होते हैं वहां पे भी ये सरवाइव कर सकती है ना। तो जैसे कि हमारा कोकोनट पाम होता है, तो ऑलिव ट्री भी इसी तरीके से काफी वर्सेटाइल होता है, कई तरह के यूजेस में आप इसको ला सकते हो। ऑलिव फ्रेश खा सकते हो, है ना। ऑलिव तो बहुत कॉमन इंडिया में भी हो गया है, ऑलिव तो अब लोग पिज़्ज़ा वीज़ा में भी काफ़ी डालते हैं, है ना, अचार वगैरह बनाते हैं, स्पाइसेस वगैरह बनाते हैं। अब तो वहाँ पे भाई ऑलिव ऑयल भी अब यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है ना। और कुकिंग ऑयल का भी यूज़ करते हैं, है ना। तो समझ रहे हैं, यहाँ पे एनिमल वाला काम नहीं करते हैं, ऑलिव से ही कई काम कर देते हैं, है ना। और कई सारे नट ट्रीज़ भी हैं, जैसे कि चेस्टनट हो गया, वॉलनट हो गया, हेज़लनट हो गया, आमंड्स हो गए, ये सब यहाँ पे ग्रो करे जाते हैं प्रॉपर। कोई दूसरे इंपॉर्टेंट फ्रूट्स भी हैं, जैसे पीचेस वगैरह, एप्रिकॉट्स वगैरह, पियर्स वगैरह, प्लम्स वगैरह, चेरीज वगैरह, फिग्स वगैरह। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्कुल फ्रूट्स ये लोग उगाते हैं और खूब गोरे हो जाते हैं इसको खा खा के। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है क्रॉप कल्टीवेशन, ठीक है। तो क्रॉप कल्टीवेशन में क्या है जानते हैं यहाँ पे। तो ऑर्चिड फ्रूट तो हमने बात करी, खूब टेस्टी टेस्टी फ्रूट तो ये लोग उगा ही रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे जो हैं वो क्रॉप्स वगैरह, क्रॉप्स के फील्ड भी हैं। सीरियल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। वीट की बात करूं, है ना, अगर गेहूं की बात करूं तो ये लीडिंग फूड क्रॉप है यहाँ का। और हालांकि कंडीशन देख रहे हैं कितनी एक्सट्रीम है ना, एक्सटेंसिव है वीट कल्टीवेशन के लिए, है ना, आइडल नहीं है, अच्छी नहीं है ना। और जैसे कि कूल टेम्परेट रीजन्स में होती हैं, मेडिटेरियन, लेकिन ऐसी कंडीशंस होने के बावजूद भी यहाँ के फार्मर जो हैं वो सीजनल क्लाइमेट का यूज़ पूरा करते हैं, बढ़िया एडवांटेज उठाते हैं यहाँ के जो लोग हैं। और मेनली हार्ड और विंटर वीट, बढ़िया वाला वीट यहाँ के उगाते हैं। मैंने कहा ना, ये लोग करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते। दोनों ही, ये ब्रेड बनाने के भी काम आता है, दूसरे फूड प्रोडक्ट बनाने के भी काम आता है, जैसे कि मैकरोनी बना दिया, स्पेगेटी पास्ता खाया है वो बना दिया, ठीक है, वर्मासिली मतलब सिवई वगैरह बना दी, तो ये सब बनाते हैं। स्प्रिंग के टाइम पे यहाँ पे बढ़िया मॉइस्चर होता है, वीट मैच्योर होता है बढ़िया, एक सनी वेदर में बढ़िया बढ़िया एकदम जो है राइप होता है, इसको हार्वेस्ट करते हैं, है ना। और बार्ले, इसके बाद बताएं तो बार्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल है। तो वीट और बार्ले के बारे में हमने यहाँ पे जाना, यहाँ पे उगाते हैं। अच्छा, ये जो गर्मियों में आप तभी यहाँ पे क्रॉप्स को उगा सकते हो जब आप पानी पूरा, इरिगेशन प्रॉपर सप्लाई करो। तो इरिगेशन अगर होगा तभी यहाँ पे कोई भी क्रॉप उग सकता है गर्मी के टाइम पे। तो जो पानी है कहाँ से आएगा, मेनली स्नो से आ रहा है, स्नो से जो मेल्ट होके आ रहा है वही यहाँ पे रिवर्स में आया और वही यहाँ पे जो है वो इरिगेशन हुआ। तो लो लैंड की बात करूं तो यहाँ पे लो लैंड में क्या करते हैं कि हिल स्लोप को टेरिस कर देते हैं। टेरिस फार्मिंग आपने देखी, इस तरीके से मैंने यहाँ पे पहले बताया था, इस तरह से जो है वो काट देते हैं हिल्स को और उससे यहाँ पे बना दिया भाई बहता हुआ नीचे प्रॉपर पानी आ गया और यहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन भी हो गया, ऊपर से स्नो मेल्ट हुई, नीचे बहता हुआ आया, उसको लेता हुआ चला गया। स्पेन हो गया, इटली हो गया, तो टेरेसेस वगैरह ये प्रॉपर पाइल करते हैं, स्टोन वगैरह लगाते हैं ताकि यहाँ पे सॉइल ना बहे, बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम होता है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो फार्म्स वगैरह छोटे तो बहुत होते हैं, बट साथ ही साथ बहुत बड़े लेवल पे इनमें जो है वो प्रोडक्शन होता है, होल्डिंग्स होती है, जिसे हम लोग कहते हैं हैसिएंडास स्पेन के अंदर, है ना। तो हैसिएंडास इसकी स्पेलिंग है HACIENDAS। स्पेन में होता है, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ लोग, पेड लेबरर्स, है ना, पैसा वैसा दे के यहाँ पे काम करवाया जाता है। और कुछ यहाँ की लोकेलिटी जैसे कि एब्रो बेसिन स्पेन के अंदर, पीओ वैली इटली के अंदर, कैलिफोर्निया में भी है। तो यहाँ पर राइस मतलब चावल तक कल्टीवेट कर देते हैं, है ना। ये समझ रहे हैं आप, कुछ हाईएस्ट है वर्ल्ड का यहाँ का कल्टीवेशन। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब ये लोग मतलब हिम्मत हारने वाले में से नहीं है, कह रहे हमारे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसी ही आती हैं, कई सारे वेजिटेबल्स, फ्लावर्स सब बनते हैं। तो मतलब ये बेसिकली इतनी छोटी छोटी बातें हैं, मेनली तो क्लाइमेट पे ही आप ध्यान दीजिए कैसा है। उसके बाद जो ऊपर बताऊं, माउंटेन्स में बताऊं तो क्या है कि कुछ शीप वगैरह, गोट्स वगैरह लोग ठंडी जगह पे रखते हैं, है ना। और जो है ट्रांस ह्यूमन्स वाइडली यहाँ प्रैक्टिस होता है, और यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, है ना, शीप गोट लेके। उसके बाद क्रॉप कल्टीवेशन के बाद बात करते हैं वाइन प्रोडक्शन की। तो भैया वाइन का प्रोडक्शन यम यम यम। तो यहाँ पे एक दूसरा स्पेशलिटी है मेडिटेरियन कंट्रीज की, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट वाइन मिलती है ना, और ये बनी होती है ग्रेप्स से। कुछ 85%, 85% जो ग्रेप्स है यहाँ प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे ये 85% जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वाइन में चला जाता है।
है ना। 100% का 85%, 85% तो वाइन में चला गया। इतनी गर्माहट होती है यहाँ पे कि ग्रेप फटाफट सड़ा देते हैं लोग, मतलब ये जो अंगूर हैं इनको बढ़िया सड़ा देते हैं और ये इनके पास खुद नोच नाच के बढ़िया खुद तोड़ते हैं और प्रॉपर अच्छे से बनाते हैं। विटीकल्चर, ये यहाँ का ट्रेडिशन है ना, ग्रेप वाला जो सीन है यहाँ पे ट्रेडिशन है, आसपास की एरिया में मेडिटेरियन सी के यहाँ पे होता है। और वर्ल्ड की जो 3/4, मतलब समझ रहे हो, 3/4 जो वर्ल्ड की प्रोडक्शन है वाइन का वो यहीं से, इसी एरिया से आता है। स्पेन बताऊं, पोर्टुगल बताऊं, फ्रांस बताऊं, इटली बताऊं, वाइन जो है वो वहाँ की नेशनल ड्रिंक है। कहाँ पे? स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस और इटली में वाइन नेशनल ड्रिंक है। इंडिया की क्या है ना। तो बताइएगा जरा, अब एवरेज वाइन कंजम्पशन जो है एक मेडिटेरियन कंट्री का 15 गैलन्स होता है पर हेड। एक इंसान जो है 15 गैलन एक साल में वाइन पीता है, 15 गैलन। भाई यूएसए में बताऊं तो नॉट इवन 1/20th एज मच, मतलब 15 गैलन का एक अपॉन 20 जो है, मतलब इसका 20 गुना कम पार्ट भी जो है वो नहीं पी सकते यूएसए में, है ना। तो देखिए ग्रेप वगैरह तो कई सारे पार्ट ऑफ द टेम्परेट लैंड में बनता है, बट यहाँ विटीकल्चर जो है मोस्टली आपको मेडिटेरियन जो है जगहों पे मिलेगा, मेडिटेरियन रीजन्स में मिलेगा। और बहुत सारा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है ग्रेप्स का। एनुअली कहते हैं कि 40 से 46 मिलियन टन्स तक होता है और ये सब वाइन में चला जाता है बनाने में। तो समझ रहे हो, वाइन वगैरह प्रॉपर बन रही है यहाँ पे, बढ़िया आराम से जाना तो ये यहाँ पे पीना भी। और वाइन जो है वो सदर्न जो साउथर्न स्पेन से बनती है, इसको हम लोग शेरी बोलते हैं, ये समझिएगा यहाँ पे SHERRY। तो साउथ स्पेन में बन रही है वाइन, इसको शेरी बोलते हैं। जो पोर्टुगीज यहाँ पे पोर्तुगल में बन रही है, इसे हम लोग पोर्ट वाइन बोलते हैं, है ना। जो गोवा में बहुत मिलती है पोर्ट वाइन, बहुत सस्ती भी होती है क्योंकि भैया वहां पे घर रहे थे। उसके बाद चियांटी और आस्ती और मसाला, ये 3 तरह की जो मार्साला सॉरी, ये 3 तरह की जो हैं, इनको जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इटली में देखने को मिलेगी। फ्रांस में जो सबसे ज्यादा वाइन रीजन्स हैं ये आपको नॉर्थ के एरिया में मिलेंगे, जैसे शैम्पेन है ना, पेरिस की है, पेरिस बेसिन की है। बॉर्डियाक्स ये आपका गैरोइन बेसिन की है। बरगंडी है ना, ये तो बड़ा ही फेमस है, ये आपका रोन साउन वैली की है। तो देखिए जो वर्ल्ड का ट्रेड है फ्रेश ग्रेप्स में लेके, ये बहुत ही कम है मेरी, अगर आप देखो मेडिटेरियन साउथ अफ्रीका से ज्यादातर जो इंफीरियर ग्रेप होता है, जो कम क्वालिटी का ग्रेप होता है, इसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, ये लोग सुखा लेते हैं ग्रेप्स को और तब एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। कई तरह के नाम हैं, जैसे कि आपको बताऊं तो एक नाम है आपका करेंट्स, CURRANTS, ये आपका लेवेंटाइन ग्रेप्स से निकल के आता है। रेजन्स, रेजन्स तो कौन आता है ना, तो किशमिश वाला जो हिसाब किताब है ये कैलिफोर्निया का है। सुल्तानास ये आपका एशिया माइनर का है ना। कोई दूसरी कंट्रीज बताओ तो यहाँ पे फ्रूट कैनिंग होती है, फ्लावर मिलिंग होती है, फूड प्रोसेसिंग होती है। तो बड़ा ही मजेदार चैप्टर था ये, पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ ही साथ ज्वाइन बटन प्रेस करके आप मुझे हेल्प कर सकते हो, देख सकते हो पर्क्स क्या हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको अच्छी लगे पर्क्स आपको जो प्रोवाइड हो रही हैं तो आप जरूर ज्वाइन करिए। अपना प्यारा व्यू कमेंट बॉक्स में छोड़े बिना कहीं मत जाइएगा। फेसबुक पे आप इस वीडियो को देख सकते हो, सिर्फ आईएस के नाम से पेज है, लाइक करके वहां भी देख सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबकी आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे है, टेक केयर।